करके बताइएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में दैट यू आर एबल टू सी मी एंड यू आर एबल टू सी द प्रेजेंटेशन एज वेल एज यू कैन हियर। आपको आवाज़ भी आ रही है और आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। नरेंद्र राजपूत ने ज्वाइन किया है, नेहा ने, बंटी सिंह ने, नरेंद्र राजपूत ने ज्वाइन किया है। चलिए, सो बेसिकली एग्ज़ाम की बात जो हम करते हैं इसमें फ़िलहाल के लिए तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहे हैं, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते हैं, चाहे वो टेलीग्राम के ऊपर हो या फिर जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर, जो मुझे लगता है कि सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रेकरिंग नेचर के क्वेश्चन है, मतलब रिपीट हो रहे हैं, बार बार स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आंसर करना। तो उन्हीं कुछ 7-8 क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है, बट ये जो सेशन होने वाला है ये यहीं तक ही कन्फाइंड नहीं है। आप चाहें तो मैं यहाँ पर मैंने एक लैपटॉप और ऑन करके रखा है सो दैट आई कुड रीड योर मैसेजेस, ताकि आपके मैसेजेस जो हैं वो भी मैं देख सकूं, और आप चाहें तो अपने क्वेश्चन जो है यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो जो 7-8 क्वेश्चन हम आंसर करने वाले हैं आज, उसके साथ साथ जो आपके क्वेश्चन जो होंगे वो भी यहाँ पर कवर करे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बंटी सिंह ने पूछा है कि एथिक्स को कैसे कवर करें। देखिए, एथिक्स के लिए सबसे पहले तो ज़रूरत है सिलेबस को देखने की, साथ में आप जो लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इसका एथिक्स एक ऐसा एरिया है जिसका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो इसी वजह से किसी एक बुक पे रिलाई नहीं किया जा सकता, और मैं आपको कोई एक बुक रेकमेंड या कोई नोट्स रेकमेंड भी नहीं कर सकता। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सिलेबस को देखिए, लास्ट 5 साल के क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा जा रहा है, देन कोई भी एक बेसिक बुक, कोई भी एक ज़्यादा बल्कि बुक लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कोशिश करिएगा कोई भी एक बुक अपनी चॉइस की, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, बट इट शुड बी फ्रॉम अ वेरी गुड पब्लिकेशन। तो एक अच्छे पब्लिकेशन की कोई भी एक बुक, साथ में ही 5 लास्ट ईयर के पेपर्स, और साथ में सिलेबस को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर चाहें तो देखिए करंट अफेयर्स जो होता है ना, ये सबसे अच्छा फोल्डर मटेरियल देता है आपको एथिक्स के ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एथिक्स से कंसर्निंग करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ होती हैं, खास तौर पे जो सोशल इश्यूज होते हैं उसके अंदर पूछी जाती है, तो उन पे खास तौर पे ध्यान रखिएगा। हर एक एरिया में जब भी सोशल न्यूज़, कोई भी सोशल जस्टिस रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, तो उसको आप एथिकल एंगल से भी देखने की कोशिश करिएगा, और कोशिश करिएगा उस पर भी आप अपना एक विचार जो है, अपना जो ओपिनियन है वो दे पाएं। क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको अपने ओपिनियंस ही लिखने हैं, तो जितना अच्छा ओपिनियन मेकिंग आपका फॉर्मेशन रहने वाला है उतना आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में किसी चीज़ के ऊपर आपसे ओपिनियन मांगा गया है, तो वहाँ आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आप बिल्कुल शुरू से कर रहे होंगे। जब भी न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ आती होगी सोशल इशू को लेके, तो आपने अपना ओपिनियन पहले ही उसको लेकर बना रखा होगा। तो कोशिश करिएगा कुछ इस तरीके से फॉलो करने की। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र प्रकाश बैरवा ने ये मल्टीपल टाइम्स मुझे क्वेश्चन पूछा था, यूट्यूब के ऊपर भी पूछा, देन टेलीग्राम पे भी भेजा। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 4 घंटे का टाइम होता है, तो मैं कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करूं। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि 4 से 5 घंटे पढ़कर भी एग्जाम को हो सकता है, ये चीज़ मान के चलिएगा। दूसरा, अगर आपको याद हो, बहुत बार हमें लगता है कि मैं ऑफिस गया या काम पे गया सुबह 9 बजे और शाम को मैं 6 बजे वापस आया, और उसके बाद मुझे डिनर भी बनाना है, डिनर भी करना है, और मेरे पास टाइम नहीं बचता है। तो हम सोचते हैं कि हमारे पास दिन में सिर्फ 4 घंटे है, बट मैंने आपको एक ट्रांजिशन टाइम का कॉन्सेप्ट बताया था। ट्रांजिशन टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो कि आप स्टील करते हैं पूरे दिन के अंदर। 5 मिनट के, 10 मिनट के जो ब्रेक्स होते हैं उसको आप स्टील करते हैं, 5 10 मिनट के जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको आप स्टील करते हैं, और उन 5 से 10 मिनट में आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर पहले ही मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है ट्रांजिशन टाइम को लेके। मैं खुद भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करता था, क्योंकि मैंने भी जॉब करते करते इस एग्जाम को क्रैक किया है, तो मुझे पता है कि 5 से 10 मिनट की भी कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है। और आई एम प्रीटी श्योर आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर हैं, उनको भी ये चीज़ पता होगी। या फिर हाउस वाइफ्स के काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं कि उनको घर में बच्चों को भी संभालना होता है, घर के काम भी करने होते हैं, उसके बाद टाइम नहीं बचता है। तो वो समझ सकते हैं कि 5 से 10 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मिल जाते हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। तो मैं चंद्र प्रकाश बैरवा आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ट्रांजिशन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए। 4 घंटे अगर आपके यहाँ आ रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रांजिशन टाइम को यूज करना शुरू करेंगे, तो आपका 2 से 3 घंटे का इजाफा जो है आपकी एवरीडे स्टडी में जरूर होगा, और इसकी वजह से जो आपकी प्रिपरेशन है वो डेफिनेटली रोबस्ट तरीके से हो पाएगी। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग अपने टाइम को ना मैनेज इस तरीके से नहीं करते कि हम उसको शेड्यूल नहीं करते। तो 5 से 6 हम क्या कर रहे हैं, 6 से 7 हम क्या कर रहे हैं, 7 से 8 क्या कर रहे हैं, 8 से 9, एवरी आवर की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे घंटे ऐसे होते हैं, बहुत सारे मिनट्स ऐसे होते हैं जो हमारे वेस्ट हो जाते हैं। हमें लगता है
कि यहां पर हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप एक शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं और एवरीडे बेसिस पे लिखते हैं, अगर मान लीजिए सुबह 9 बजे उठे तो आपको पता होना चाहिए कि 9 से 10 में आपने क्या किया, 10 से 11 के बीच में आपने क्या किया, सिमिलरली 11 से 12 के बीच में आपने क्या किया। अगर आप एक शेड्यूल बनाते हैं और अपने टाइम को यहां पे नोट डाउन करना शुरू करते हैं कि उस 1 घंटे में आप क्या कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा टाइम आप ऐसी एक्टिविटीज में वेस्ट कर देते हैं जहां पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप अपने टाइम को नोट डाउन करना शुरू करते हैं, बहुत सारा टाइम आपका जहां इधर उधर वेस्ट हो रहा होता था वो सामने निकल के आता है। तो कोशिश करिएगा इस चीज को नोट डाउन करने की। कल से एटलीस्ट 1 दिन या 2 दिन इस एक्सरसाइज को करके देखिएगा। चलिए, देन हरिका ने पूछा है सर हाउ टू मैनेज यूपीएससी एंड स्टेट सर्विस एग्जाम। ये थोड़ा सा रहता है, लेकिन आपके टाइम में अच्छा जब हम लोग प्रिपेयर करते थे तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का एग्जाम होता था और एमपीपीसीएस का भी होता था। यहाँ पे सिलेबस जो होता था ना, तीनों का बहुत डिफरेंट होता था। अभी तो क्या हुआ है कि जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम हो गया है, जैसे कि जीएस 1 2 3 4 और ऑप्शनल भी काफी सारे पीसीएस एग्जाम के अंदर सिर्फ एक ही होता है। उस टाइम पर यूपीएससी के अंदर एक ऑप्शनल होता था, बाकी स्टेट एग्जाम में 2 ऑप्शनल होते थे और ये जीएस 1 2 3 4 का कॉन्सेप्ट भी वहां पर नहीं था। तो अभी क्योंकि ये काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हो गई है सिलेबस के बीच में, तो अभी तो आपके लिए काफी आसान है। आपको सिर्फ एक चीज की तरफ ध्यान देना है, वो है फैक्ट्स वर्सेस कॉन्सेप्ट। यूपीएससी के अंदर फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों पूछे जाते हैं। जो आपके स्टेट एग्जाम होते हैं वहां पे ज्यादातर 90% प्लस आपसे फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है। प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, इवन मेंस के अंदर भी देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं जहां पे फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं आपसे। तो जब भी आप प्रिपेयर करें, अगर आप किसी पीसीएस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के साथ, तो मैं आपको यही कहूंगा कि कॉन्सेप्ट पे तो ध्यान देना ही है आपको, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो होती है उस पर भी ध्यान देना है। इसी वजह से जो लोग हमारे एमसीक्यूज जो हम डिस्कस करते हैं एवरीडे बेसिस पे, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को लेकर चलते हैं, दोनों में से किसी चीज को मिस नहीं करते हैं, ताकि फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट जो कि दोनों ही यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं ये तो कवर हो ही जाए, साथ में पीसीएस के अंदर जो हमारे फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन आते हैं वो भी हमारे कवर हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। देन जस्ट ने क्वेश्चन पूछा सर यूपीएससी के मार्क्स कैसे फाइंड आउट करें, और सीसेट जीएस के लिए प्लीज बता दीजिए, मुझे अपने मार्क्स पता करने हैं। देखिए जो मार्क्स हैं वो तो पूरा प्रोसेस जब यूपीएससी का कंप्लीट होता है उसके बाद ही पता चलते हैं। तो प्रीलिम्स होता है आपका, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है और उसके बाद आता है रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद ही यूपीएससी जो है मार्क्स को डिक्लेयर करता है। देन अजीता पूछ रहे हैं सर यू गिव डेली मेंस क्वेश्चन हाउ टू गेट इट मॉडल आंसर सो दैट आई मैच माई आंसर एंड करेक्ट माइंड प्लीज गाइड। देखिए मेंस के जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ये मैं आपको देता हूं ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी नवंबर की मेंस सीरीज चल रही है वहां पर मैं आंसर इवेल्युएट करता हूं ताकि आपको एक फीडबैक दिया जा सके कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो बेस्ट तरीके से आप आंसर लिख पाए इस चीज के लिए फीडबैक देता हूं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन गलत लिखी होती तो मैं बताता हूं कि इसकी जगह ये इंट्रोडक्शन बेटर रहती। मैं आपको पॉइंटर्स के बारे में बताता हूं, कैसे डायग्राम बनाना है ये बताता हूं, और इसके अलावा इंग्लिश अगर कहीं पे गलत लिखी होती है तो उसके रिगार्डिंग भी फीडबैक देता हूं। जो अभी मॉडल आंसर है इसका कॉन्सेप्ट अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज इतना ज्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं क्वेश्चन देने के बाद उसका कोई मॉडल आंसर रेडी कर सकूं। नेवरदलेस अगर आप मुझे चाहें तो टेलीग्राम पे अपना आंसर भेज दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको इवेल्युएट करने की, बट मॉडल आंसर के लिए अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है। नेहा शर्मा कह रहे हैं सर हाउ टू गेट रिड फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स रिगार्डिंग दिस एग्जाम। तो देखिए नेगेटिव थॉट्स किस चीज के कंसर्निंग आती है, कि आपको रिजल्ट के कंसर्निंग नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं या फिर किसी और चीज की वजह से, इसको आपको इलेबरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये चीज कर सकते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ, और नेगेटिव जो यहां पे सिचुएशंस होती हैं, अगर आपको लगता है एक पर्टिकुलर चीज करके आपको नेगेटिव फीलिंग आती है तो मत करिए उस चीज को। अगर आपको लगता है एक इंडिविजुअल आपको डीमोटिवेट करता है किसी एग्जाम को लेकर या यूपीएससी एग्जाम को लेकर, देन यू हैव टू मेंटेन दैट डिस्टेंस। यहां पे कोशिश आप यही कर सकते हैं कि मोटिवेशनल चीजों को देख सकते हैं। इसी तरीके से ही हम लोगों ने भी अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट किया था, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि जो लोग ये करने की कोशिश करते हैं कि बार बार आपको डीमोटिवेट करे या फिर आपको चैलेंज करे कि ये यूपीएससी का एग्जाम है आपसे नहीं हो पाएगा, फिर आपको आपका पास्ट दिखाने की कोशिश करें कि लास्ट ईयर भी आपने कुछ करने की कोशिश करी थी, पहले भी आपने एग्जाम देने की कोशिश करी थी लेकिन यू कुड नॉट क्रैक इट। अगर कोई इस तरीके की बातें करता है, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को या आपकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करने की कोशिश करता है, देन यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस। कुछ इस तरीके से आप नेगेटिव लोगों को माइनस करके नेगेटिव थॉट्स को भी माइनस कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन वॉच द मोटिवेशनल लेक्चर
जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे जिस भी चीज़ से। देखिए हर इंडिविजुअल का मोटिवेशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। कुछ लोगों को सॉन्ग सुन के अच्छा लगता है, कुछ लोग कोटेशन पढ़ के ही मोटिवेटेड फील करते हैं, कुछ लोगों को मूवीज़ देख के लगता है, मोटिवेटेड मूवीज़ देख के या फिर स्पीच सुन के लगता है कि वो मोटिवेशन फील कर रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड योर सोर्स कि आपको मोटिवेशन किस चीज़ से मिलता है। क्या आपको मूवीज़ देख के मिलता है, क्या आपको कोई लेक्चर सुन के मिलता है, किसी से बात करके मिलता है, इंट्रोस्पेक्शन करके मिलता है। तो वो चीज़ आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। मुझे मोटिवेशनल स्पीच सुनना काफ़ी पसंद था, तो मैं जिम रॉन और लेस ब्राउन इन दोनों की मोटिवेशनल स्पीचेस काफ़ी सुनता था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन एज वेल। आज भी मैं सुनता हूँ इसको जब भी मुझे लगता है कि मुझे इनको सुनने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही आप भी फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है। नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाना है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स या फिर मोटिवेटेड कैसे फील करना है ये इंडिविजुअलिस्टिक है काफ़ी, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अब मधुमिता पूछ रहे हैं सर, इफ क्वेश्चन कम्स ऑन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देन इट वुड बी एस सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें एस सिन्हा की तो वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, जैसे आपने खुद ही कहा। अगर यूपीएससी पूछ रहा है कि कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट थे तो डेफिनेटली कहीं पे टेम्परेरी वर्ड तो यूज नहीं किया है, तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि वो राजेंद्र प्रसाद की ही बात कर रहे हैं, सत्येंद्र सिन्हा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि यूपीएससी जो है उसकी कीज जो होती है वो आपके अपने परसेप्शन से अलग हो सकती है। अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता तो फर्स्ट प्रेसिडेंट मैं राजेंद्र प्रसाद को ही मार्क करता। अगर टेम्पररी वर्ड का इस्तेमाल किया होता क्वेश्चन के अंदर तो मैं एस सिन्हा को मार्क करता। फिर भी यूपीएससी जो है उसकी जो की होती है वो अपने आप में फाइनल होती है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए यूपीएससी के द्वारा और वो एस सिन्हा को ही अपना आंसर माने। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसी कंफ्यूजन हमेशा से रहती है, लेकिन यूजुअली जो है यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछता है। यूजुअली यूपी पीसीएस या फिर दूसरे स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं जहां पे ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन होता है किसी तरीके का। अदरवाइज रेस्ट एश्योर्ड अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी जाता है आई एम 99% श्योर जो है यूपीएससी भी इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद को ही मानेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रराज कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए देखिए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चूज करने से पहले और चूज करने के बाद के लिए मैं बता देता हूं। जब आप ऑप्शन को चूज कर रहे हैं उससे पहले आप उसका बेसिक्स देखिए, क्या आपको वो समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है एंड आपका इंटरेस्ट जो है उसमें जनरेट हो रहा है देन यू शुड टेक इट। एक बार आपने अपना ऑप्शनल चूज कर लिया देन यू शुड हैव द डीपेस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ऑप्शनल के जो क्वेश्चन होते हैं काफी स्पेशलाइज्ड नेचर के होते हैं और इन स्पेशलाइज्ड नेचर के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो नॉलेज है दैट इज ऑफ द डीपेस्ट लेवल। डीपेस्ट लेवल नॉलेज होगी, जीएस की बात नहीं करो, जीएस में आपकी सरफेस लेवल नॉलेज है तो भी आप एक ठीक ठाक आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं आपके ऑप्शनल की, चाहे वो साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, वहां पर आपको एक हाइपर डीप नॉलेज होने काफी जरूरी है। रंजीत सिंह पूछ रहे हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर ऑन यूट्यूब ऑफ द मेंस क्वेश्चन सो दैट वी विल चेक इट आउट। अगेन वही मेंस से कंसर्निंग क्वेश्चन पूछा है। देखिए मेंस के कंसर्निंग में आपको आंसर जो है वो समझा दिया करूंगा, ब्रीफ में नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया करूंगा, बट आई विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द मॉडल आंसर, ये चीज ध्यान रखिएगा। बट यस मैं आपको ब्रीफली बता दिया करूंगा कि किस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे शोभे सिंह ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर एनसीईआरटी से नोट्स बनाएं या फिर डायरेक्ट एडवांस बुक से, या फिर एनसीईआरटी से नोट्स बनाएं तो किस क्लास की बुक से बनाएं। देखिए यहां पर जो आपके नोट्स होंगे उसमें क्या क्या होगा, उसमें एनसीईआरटी भी होगी, उसमें आपका इंटरनेट भी होगा, उसमें आपकी जो स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं वो भी होंगी, ठीक है। मान लीजिए आप बना रहे हैं नोट्स किसके ऊपर, आप बना रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, तो उसमें एनसीईआरटी से, आपके इंटरनेट से, साथ में स्पेक्ट्रम में से, ये तीनों का जो मटेरियल है मिक्स करके आपके नोट्स होने चाहिए ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाए आपको उसका आंसर आना चाहिए। ये मैं 90% के लिए कह रहा हूं, मतलब अगर 100 चीजें पूछी जाती है तो उसमें से 90 तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप सारी चीजें कवर कर पाए, लेकिन 90% भी अगर आप आंसर कर पाते हैं और उसके अंदर से 60% आपका स्कोर आ जाता है तो वो इनफ स्कोर माना जाएगा। तो नोट्स जब भी बनाए, जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं पहली रीडिंग में कभी भी नोट्स ना बनाए, एनसीईआरटी की सेकंड रीडिंग के अंदर आप नोट्स बनाएं। उसी नोट्स के अंदर जब आप स्पेशलाइज कोई बुक पढ़ रहे होंगे उसी को ऐड ऑन कर लें, फिर आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो उसको ऐड ऑन कर लें, तो आपका एक कलेक्टिव नोट बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से नोट का पूरा पैटर्न रखिएगा। एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें से नोट्स बनाएं, फिर बुक आप कवर करेंगे तो उसमें से नोट्स बनाएं, कभी इंटरनेट पे सर्च करते कोई नई चीज मिलती है तो उसको भी ऐड ऑन कर लें अपने नोट्स के अंदर। चलिए
देन एक बार राइटिंग के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। सीमा ने पूछा है, सर प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो कि अगर हम हिंदी मीडियम चूज़ करते हैं तो फाइनल एग्जाम में इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में ही लिखना होता है और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम में ही लिखना होता है। इसमें आप जो इंग्लिश और हिंदी जो है इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आई प्रेफर कि आप जो हिंदी मीडियम में एग्जाम दे के आए हैं वो आपको और भी अच्छे से बता सकते हैं। बट जो मेरे बैचमेट्स हैं, जितना मैंने सुना है, जितना हमारे टाइम पे जब ये चीज़ सामने आई थी, जैसे जो भी ये पूछा करते थे इस तरीके के क्वेश्चन, उनको यही चीज़ बताई जाती थी कि हिंदी के लिए अगर हिंदी मीडियम से आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप हिंदी में ही लिखिएगा, इंग्लिश में मत लिखिएगा, और इंग्लिश में दे रहे हैं तो उसमें हिंदी वर्ड्स को यूज मत करिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, शान मोहम्मद ने एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर मुझे आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत होती है और सेंटेंस बनाने में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है कि शुरुआत में कोई भी चीज़ करेंगे तो उसमें तो प्रॉब्लम आपको होनी ही है। अगर मैं आज आपको, आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको कहूँ जाते ही आप 40 kg जो है उठाइए या फिर आप 100 पुशअप करिए, क्या आप कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि 10 kg उठाइए तो इसको करने में भी आपको परेशानी होगी, ठीक है। इवन तो 10 kg बहुत ज्यादा वेट नहीं है, या फिर कहूँ 10 पुशअप लगाइए, ये कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि पहले कभी ऐसा किया ही नहीं है। सिमिलरली जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, क्योंकि पहले इतना ज्यादा अच्छे से आंसर राइटिंग हमने कभी करी नहीं मेंस के पर्सपेक्टिव से, स्कूल में तो हम लिखा ही करते थे लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा नहीं करी। स्कूल में क्या होता था, कुछ मिनिमम चीजें होती थी उसी को याद करके लिख देते थे। द सेम गोज फॉर कॉलेज। तो यहां पे आपको शुरुआत में होने वाली है दिक्कत, लेकिन धीरे धीरे, जैसे कि आप जिम जाते हैं 10 kg उठाते हैं, देन कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर 15 kg उठाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, धीरे धीरे वेट जो है आपका इंप्रूव होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। एक दिन 40 kg उठाने में भी आपको दिक्कत नहीं होती है। सिमिलरली आप 50 वर्ड्स को लिखना शुरू करिए, लिखते 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 आपको 1 महीने के बाद 50 वर्ड्स लिखना आपको बहुत आसान लगेगा। फिर आप 100 वर्ड्स लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है, फिर ये भी आपको आसान लगेगा। धीरे धीरे 250 वर्ड्स लिखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। एंड ग्रेजुअली जो 1000 वर्ड का 1000 से 2000 वर्ड का जो एस्से लिखना होता है वो भी आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज रहने वाला नहीं है। देखिए, तो इसलिए स्टार्ट स्मॉल, बिल्कुल थोड़े से शुरू करिए एंड धीरे धीरे कंसिस्टेंट बेसिस पे करेंगे उसे तो वो इंप्रूव होता जाएगा। संजय वर्मा ने क्वेश्चन पूछा, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2020, एज पर माय रिसर्च आई फाउंड आउट दैट देयर इज अ प्रिपेयर्ड फॉर्मेट्स लाइक सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एटसेट्रा व्हिच कैन यूज इन मेंस फॉर इंट्रो एंड कंक्लूजन, एंड दिस आइडिया कैन बी यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक टॉपिक फॉर मेंस राइटिंग, कैन यू मेक सच वीडियो व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर मेंस 2020 एस्पिरेंट। देखिए, ये क्वेश्चन कल भी किसी एस्पिरेंट ने पूछा था, तो मैंने वहां पर भी बताया था कि यस, आप चाहें तो इंट्रो और कंक्लूजन जो है बने बनाए लेके जा सकते हैं, बट बिलीव मी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं मेंस के अंदर कि इंट्रो कंक्लूजन को फिर आपको फिट करना पड़ेगा वहां पर, और कहीं ना कहीं जब आप इंट्रो और कंक्लूजन को रट के जाएंगे ना तो आपका ब्रेन जो है वो बंद जाएगा इन इंट्रो से और कंक्लूजन से, और फ्रीली वो सोच नहीं पाएगा पॉइंटर्स को लेकर, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है कि वहां पे आपका माइंड रहना चाहिए बिल्कुल फ्री, ताकि आप सोच सके वेरियस एस्पेक्ट को लेकर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट सोच सके क्वेश्चन के बारे में। मान लीजिए कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ही पूछा है तो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, सोशल एस्पेक्ट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो नेशनल एस्पेक्ट क्या है, इंटरनेशनल एस्पेक्ट क्या है उसका, ये सब एस्पेक्ट आप तभी सोच पाएंगे जब आपका माइंड फ्री होगा एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आपके दिमाग में पहले से ही इंट्रोडक्शन कंक्लूजन चल रहा है कि मैं इस इंट्रो को कहां पे फिट कर सकता हूं, मैं इस कंक्लूजन को कहां पे फिट कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर फ्रीली नहीं सोच पाएंगे, और फ्रीली नहीं सोच पाएंगे तो इंट्रो और कंक्लूजन तो लिख देंगे लेकिन जो बीच के पॉइंटर्स होते हैं वहां पर आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो कोशिश करिए अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको इतना अच्छे तरीके से डेवलप करिए कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है आप उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वहीं पे दे पाए, आप उसके पॉइंटर्स वहीं पे ही सोच के लिख पाए, पहले से आपको बनाने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूजा पूछ रहे हैं यहाँ पे, सर करंट इश्यू को कैसे एक साथ आंसर राइटिंग में रिलेट करके लिखें, देन एक साथ कैसे करें प्लीज। करंट इशू से क्या मतलब है आपका, कैसे आंसर राइटिंग में करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार दोबारा से इसे इलेबोरेट करके पूछिए। यमी गुप्ता कह रहे हैं कि यस यमी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन श्रेया प्रवीण कह रहे हैं, सर अगर हम प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट सीरीज आपकी वाली ज्वाइन करते हैं तो हेल्पफुल रहेगा। देखिए, उसमें फर्स्ट टेस्ट फ्री है, आप उसे पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली जो सीरीज है वो तो हेल्प करने ही वाली है आपको। मैं उसमें आंसर खुद ही इवेल्युएट करता हूं, किसी और इंडिविजुअल से नहीं कराता हूं, चाहे मुझे कम ही नंबर ऑफ टेस्ट को इवेल्युएट करना पड़े, बट दैट आई डू
ऑन माई ओन, मैं खुद ही उसे इवेल्यूएट करके आपको फीडबैक देता हूँ ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी फीडबैक मिल सके। आप जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है आंसर राइटिंग के अंदर, उससे आपको कुछ सीखने को मिल सके। डी चंद्रशेखर ने पूछा, सर आई एम ट्राइंग टू राइट मीन्स आंसर बट आई राइट नॉट गुड, सो आई वॉन्ट रीड अदर स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग, कैन हेल्प मी सर। यस, अगर आप दूसरे स्टूडेंट्स की आंसर राइटिंग को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका आंसर राइटिंग जो है उसको आप समझने की कोशिश करते हैं, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आप उसको अपने आंसर के अंदर ला सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपका खुद का आंसर यूनिक होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें आप दूसरों के आंसर से ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी खुद की जो यूएसपी है, आपका खुद का जो यूनिक पॉइंट है, वो आपके आंसर के अंदर झलकना चाहिए, वो आपके आंसर के अंदर दिखना जरूर चाहिए। तो डेफिनेटली आप दूसरों की जो बुक्स हैं, आंसर राइटिंग स्टाइल है, उसको देख सकते हैं, उनसे सीखने की भी कोशिश कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर पूछा गया है, गुड इवनिंग सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2021। यहां पे जो सब्जेक्ट लिया गया, केमिस्ट्री लिया गया है, और पूछा गया कि इंग्लिश आंसर राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम है, बोथ लैंग्वेज आंसर इन मीन्स। तो यहाँ पे यही चीज हमने अभी आंसर करी थी कि जब आप आंसर करते हैं तो हिंदी वाले हिंदी में करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे, दोनों में नहीं कर सकते। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस। देन यमी गुप्ता ने पूछा है, मुझे ऑप्शनल के लिए आपसे गाइडेंस चाहिए, हाउ कैन आई टॉक टू यू सर। इसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि आप @prince_लूथरा पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम में मैसेज के थ्रू ही आपकी हेल्प कर दूं, और अगर आपको लगता है फिर भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको जो चीज़ें पूछनी थी उसका आंसर नहीं किया गया, देन आई शेयर माई नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि टाइम जो है लिमिटेड रहता है, तो कोशिश करिएगा जो नंबर रहेगा उसमें आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से टाइम मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें और करनी होती है, जैसे यूट्यूब है या फिर हमारे करंट अफेयर्स के जो ऑलरेडी प्रॉमिस्ड सेशंस हैं वो करने होते हैं। तो पहले तो मैं आपको मैसेज ही कर दूंगा, अगर मैसेज से बात नहीं बन पाती है देन आपको एक टाइम स्लॉट जो होगा मैं वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर व्हेन आई स्टार्ट राइट आंसर आई फॉरगॉट द पॉइंट्स व्हिच आर नेसेसरी टू राइट। तो इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जब भी आप आंसर लिखें तो उसको इस तरीके से कोशिश करें, उसके सोशल एस्पेक्ट के बारे में लिखने की कोशिश करें, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में लिखने की कोशिश करें, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में लिखने की कोशिश करें, उसके नेशनल एस्पेक्ट के बारे में लिखने की कोशिश करें, उसके इंटरनेशनल एस्पेक्ट के बारे में लिखने की कोशिश करें। देन अगर कोई ज्योग्राफिकल या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में भी लिखने की कोशिश करें। अगर आप सोशल एस्पेक्ट से किसी टॉपिक के बारे में लिखते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, टेक्नोलॉजिकल, नेशनल, इंटरनेशनल, ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, तो इन पहली बात तो देखिए एक क्वेश्चन जो होगा हो सकता है उसमें ये सभी एस्पेक्ट पॉसिबल ना हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये सारे एस्पेक्ट आप लिख पाएंगे। ये कुछ भी नहीं, ये आपके पॉइंट्स ही हैं। आपने 2 लाइन की इंट्रोडक्शन लिखी, फिर एक पॉइंट में आपने उसका सोशल एस्पेक्ट लिखा, दूसरे पॉइंट में आपने उसका ज्योग्राफी एस्पेक्ट लिखा, थर्ड में हिस्टोरिकल लिखा। इस तरीके से आपके 7 पॉइंट्स बन जाएंगे। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो एक होलसम आंसर वो अपने आप में बन जाएगा। जो एग्जामिनर, जो इवेल्युएटर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि आपने पूरे के पूरे पॉइंट्स हैं वो यहां पर कवर किए। देन इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है, रविंद्र पूछ रहे हैं, सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर इकोनॉमी, इट इज क्रिएटिंग ह्यूज रोड ब्लॉक एंड प्लीज गाइड रिगार्डिंग करंट अफेयर्स एज वेल। देखिए करंट अफेयर्स में तो हम लोग एमसीक्यू कर ही रहे हैं, ठीक है, इसमें द हिंदू को कवर किया जाता है और कुछ भी वहां से नहीं छोड़ा जाता है। तो आप चाहें तो इस एमसीक्यू के अलावा हिंदू के जो एडिटोरियल्स होते हैं वो पढ़ सकते हैं, या फिर इससे भी बेटर ये होगा कि अगर चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस को कवर कर सकते हैं। अगर इंडियन एक्सप्रेस को कवर कर रहे हैं, एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं बचता है, तो ये अपने आप में कंप्लीट हो गया। करंट अफेयर्स तो आप यहाँ पे निश्चिंत होकर जा सकते हैं कि आपने एमसीक्यूज जो है प्रीलिम्स के हिसाब से कर लिए, और इन एमसीक्यूज की जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उसमें मेंस के लिए भी बताया जाता है। देन इंडियन एक्सप्रेस भी आपने कर लिया तो फिर कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी रीडिंग प्रैक्टिस जो है, जो कि सीसेट के लिए, सीसेट पेपर जो आपका सीसेट पेपर 2 है आपका, जिसमें आरसीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, वो भी आपका कवर हो गया। इकोनॉमी की बात करते हैं तो देखिए इकोनॉमी के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी से पहले कवर करिए, काफी बेसिक चीजें इसमें बताई गई है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये वेरियस डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये क्या चीजें होती हैं, ये बता रखिए। जब आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं उसके बाद आप चाहें तो रमेश सिंह की बुक को कवर कर सकते हैं, इट्स अ गुड बुक, या फिर संजीव वर्मा की बुक को कवर कर सकते हैं। दोनों मत करिएगा, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। रमेश सिंह थोड़ी सी लेंथी बुक है, जो संजीव वर्मा है कंपैरेटिवली थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। दोनों ही बुक अच्छी लिखी गई हैं, दोनों में से कोई भी आप पिक कर सकते हैं। जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली और ये बुक पढ़ ली, देन न्यूज़पेपर में से तो इकोनॉमिक सेक्शन हम कवर कर ही रहे हैं, तो फिर बचा क्या, यहां से आपका इनफ हो जाएगा। क्योंकि देखिए
जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस के अंदर, वो ना संजीव वर्मा में से, ना रमेश सिंह में से, ना एनसीईआरटी में से पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा न्यूज़पेपर में से। लेकिन उसका आंसर करने के लिए आपके फंडामेंटल्स तो क्लियर होने चाहिए, और जो फंडामेंटल्स है वो आपके क्लियर कराएगी आपकी एनसीईआरटी, और इन दोनों में से जो भी एक बुक आप पढ़ना चाहें। अगर आप एडवांस लेवल पे, मान लीजिए आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो एनसीईआरटी को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको एनीवेज इकोनॉमिक्स की कुछ नॉलेज तो होगी, डायरेक्टली कोई भी इसमें से एक बुक जो है आप कवर कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पे हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। आप एक क्वेश्चन में यहां पे और ले लेता हूं आपके कमेंट सेक्शन से, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। यहां पे पावरफुल माइंड मेकर पूछ रहे हैं, सर मेरा टारगेट 2022 है, मेरा साल कंप्लीट कर लिए, अब टेस्ट कितना हेल्पफुल है। यहाँ पे आप जो बताने की कोशिश करें कि 2022 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप 2021 से जो टेस्ट है उसको लगा सकते हैं। तो अभी आपके पास दिसंबर का महीना है, तैयारी और अच्छे से करिए। 2021 से आप टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा, कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है। 2021 पूरा साल आपके पास, 2022 का भी आधा साल आपको मिल जाएगा, तो 18 महीने का जो टाइम है, 100 मॉक इसके अंदर आप टारगेट करके चलिए कि मैं लगा के जाऊंगा। बिलीव मी, 100 मॉक करके जाते हैं, प्रीलिम्स के अंदर चांसेस आपके बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, अगर इसको बिल्कुल रिलीजियसली आप लगाते हैं 100 मॉक टेस्ट को, और फिर रिलीजियसली उसको एनालाइज भी करते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मत छोड़िएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट जो होता है वो रिवीजन के लिए काम आता है, आखिरी का महीना रिवीजन के लिए काम आता है। आखिरी के महीने में 1, 2, 4 या 5 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ज़्यादा वहां पर टाइम मत दीजिएगा, क्योंकि आपके पास 18 महीने का टाइम है। 100 मॉक टेस्ट का टारगेट लेके चलिए, बिलीव मी आपका एग्जाम प्रीलिम्स का हो जाएगा। मेंस जो है फिर वो तो आपकी आंसर राइटिंग पे डिपेंड करता है। तो आई होप मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस रह भी गए होंगे, जितना मैं ले सकता था मैं ले पाया, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा फिर भी कोई डाउट है तो मैंने आपको अपना टेलीग्राम का जो एड्रेस है वो दिया है, प्रिंस अंडरस्कोर लगाना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्कोर लगा दीजिएगा लूथरा। यहाँ पे आप मुझसे जो भी आपकी क्वेरी है उसके कंसर्निंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट सेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन आप मुझे यहाँ टेलीग्राम पे भेजेंगे या यूट्यूब पे भेजेंगे, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंक्लूड करूँगा और उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।